masters nature not by force but by understanding. This is why science has succeeded where magic failed, because it has looked for no spell to cast over nature. So, here on this channel also, we are trying to bring this magic of science in your life in a practical manner through these videos, which are undoubtedly going to help you out. Hello and welcome back to Empire Tutoring once again. Dear students, in our last video, I have explained you about the force, its effects and many more things related to force. Now it's time to learn about the Newton's laws of force. Newton is a name which do not need any kind of introduction here. आप सब न्यूटन के नेम से अच्छे से फैमिलियर हैं, आप जानते हैं कि न्यूटन का नेम साइंस की फील्ड में एक बिल्कुल ही ऐसा नाम है जिसको कि हम सोच नहीं सकते. वी कैन नॉट इमेजिन साइंस विदाउट न्यूटन. Newton has given 3 laws of motion which are very important for force. उन्हीं लॉज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. So, the first law that Newton gave is, it states that if a body is in state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is in motion, will remain in motion until and unless any external force is applied to it. तो न्यूटन ने जो पहली फोर्स की लॉ पहली जो मोशन की लॉ बताई है, वो लॉ क्या कहती है? वो लॉ कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम एक्सटर्नली उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में आगे चलता रहेगा कंटिन्यू सेम स्पीड से जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. तो दिस इज व्हाट न्यूटन स्टेटेड एज हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जैसे यहां जो एक पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक फुटबॉल है. अगर वो बॉल रेस्ट में है और उसे कोई किक ना करे तो क्या होगा? क्या वो बॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाएगी, या क्या वो बॉल अपने आप से मोशन में आएगी? नहीं आएगी. और अगर हम ये अज्यूम करें कि ये बॉल मूव कर रही है, कोई मैच चल रहा है जिस समय ये बॉल मोशन में है, तो क्या ये बॉल अपने आप से रेस्ट में आ जाएगी? क्या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी? क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? नहीं होगी, जब तक कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. तो दिस इज व्हाट न्यूटन हैज स्टेटेड. एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेती हूं यहां पर, और शायद ये एग्जांपल से आप लोगों को, आप सभी लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे खुद को. लाइक मॉर्निंग में सुबह सुबह जब स्कूल जाना हो तो जल्दी उठना पड़ता है सबको, और and at that time you all are in the state of rest. लेकिन उस रेस्ट स्टेट में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, और वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का काम करती हैं मम्मी. वो आके डांटती हैं, उठाती हैं आपको जबरदस्ती बेड से उठा दिया जाता है. मम्मी करती हैं ऐसी कोशिशें जिससे कि आप उठ जाएं, सो दैट यू कैन अटेंड योर स्कूल ऑन टाइम.
या फिर जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बेड पर लेटे हुए रहते हैं, फोन या अपना लैपटॉप ऑन कर लिया, दे आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, डू नॉट वांट themselves to be forced to change it। तो आप किस में रहते हैं, उसी रेस्ट वाली पोजीशन में रहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही है कि वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है जिसमें वो है, whether it is rest or motion, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। सो दिस इज व्हाट न्यूटन हैज स्टेटेड। Let's see the other thing. Now, before we proceed on to the second law of motion, second law of motion में हम जाएं उससे पहले एक टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है इनर्शिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी व्हाट इनर्शिया इज। अभी न्यूटन की जो हमने लॉ पढ़ी उसमें एक चीज आ रही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन remains in motion unless an external force is applied। तो ऐसा क्यों होता है, why does this happen? तो उसका आंसर है इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहने की कोशिश करता है, whether it is the state of rest or it is the state of motion। जैसे अभी आप सब लोग बैठे होंगे चेयर पे या बेड पर, या आपका बेड रखा है या आपकी चेयर रखी है, तो क्या वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है? क्या वो अपनी जगह से हिल रही हैं चीजें? नहीं हिल रही हैं। बुक अगर टेबल के ऊपर रखी हुई है तो क्या वो बुक अपने आप से हिल के आपके पास तक आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? द रीजन इज इनर्शिया। जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में होता है वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है, एंड दैट टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट or that property of an object by virtue of which it do not want to change its state is known as inertia। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करता है, ना ही करना चाहता है, वो कहलाती है इनर्शिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट द इनर्शिया it is due to the mass of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से उसमें इनर्शिया क्रिएट होता है। नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक टू द काइंड्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनर्शिया। लेट्स सी देम वन बाय वन। डू नॉट स्किप द वीडियो एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज जो चीजें मैं यहां एक्सप्लेन करूंगी हर एक वर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द आंसर्स टू वेरियस क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो सबसे पहला इनर्शिया है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हम बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या करना चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी कि जब आप सुबह मॉर्निंग में रेस्ट मोड में होते हैं तो आप अपने उस स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये अलग बात है कि मम्मी की फोर्स अप्लाई होती है एंड देन यू हैव टू फोर्सिबली लीव दैट स्टेट। तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट जो भी रेस्ट में है वो अपनी उस स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बीइंग एट रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे a book lying on the table, your bed,
vehicles which are at rest, all such things. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक पिक्चर है जिसमें एक ग्लास है, साथ में कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है. अब यहां पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी इस पिक्चर के रिलेटेड, लेकिन यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है. अगर इस फिंगर से इस कार्ड को स्लाइड किया जाए तो क्या होगा और क्यों होगा? लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. If we slide this cardboard piece with a finger, then what will happen and why it will happen? So this is the question which you have to answer. चलिए आगे देखते हैं. यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन इज, why does a passenger falls backwards when the train or bus suddenly starts? Now, every one of us have experienced this sometimes. कभी ना कभी हम में से हर किसी ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम कभी बस में कोई बस या व्हीकल है जिसमें भी हम बैठे हुए हैं वो रुका हुआ और सडनली स्टार्ट होता है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, पीछे की तरफ गिर जाते हैं. तो जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक ध्यान से देखा है, आई एम क्वाइट श्योर दे ऑल हैव गॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेकिन अगर फिर भी इसका आंसर नहीं मिला है, देन आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, सो कीप वॉचिंग. तो इसका सीधा सीधा आंसर है, द रीजन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. कैसे? जब व्हीकल रेस्ट मोड में था, आपकी बॉडी भी रेस्ट मोड में थी क्योंकि आप भी उसी व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे. लेकिन सडनली व्हीकल स्टार्ट हुआ और आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो उसके साथ मोशन में आना नहीं चाहती थी और आ नहीं पाई. तो क्या होगा? आपको धक्का लगेगा. एक आगे एक जिसमें आप बैठे, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप बैठे हैं वो मोशन में आ गया, आपकी बॉडी मोशन में नहीं आई है. जब दो चीजें ऑपोजिट काम करेंगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं, as your body was still in rest. So due to inertia of rest, you feel this backward fall when suddenly a train, bus, car, anything starts. इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी जगह पर आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लाइक दिस इज द रीजन टू दिस क्वेश्चन, व्हाई डू फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन ट्री इज शेकन? जब हम ट्री को शेक करते हैं तो फ्रूट्स क्यों नीचे गिर जाते हैं? इसका भी सीधा सिंपल वही आंसर है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्योंकि एप्पल्स रेस्ट में थे, आपने किसको मोशन में लाया? आपने ट्री को शेक किया, सो दैट ट्री कम्स इनटू द मोशन. क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा थी, एप्पल्स अपने उसी स्टेट को मेंटेन करके नहीं रख पाए, चाहते थे रेस्ट में रहना, नहीं रख पाए, एंड फाइनली दे फॉल डाउन. This is the reason to most of the practical cases in our life also. You might have observed that whenever the carpet, quilt or the blankets have to be cleaned up, जब कभी भी ब्लैंकेट, कारपेट या फिर क्विल्स को क्लीन करना होता है तो उनको हैंग कर दिया जाता है, and then the person who want to clean starts beating them with a stick. उससे क्या होता है? उससे भी यही होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कारपेट में या ब्लैंकेट में वो मोशन में नहीं थे, दे वर एट रेस्ट. लेकिन जब आपने स्टिक से उस कारपेट को हिलाया तो वो किस में आ गया? मोशन में आ गया. डस्ट पार्टिकल्स किस में रहना चाहेंगे? दे वांट टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट. और फिर फाइनली क्या होगा? कर नहीं पाएंगे उसको मेंटेन, एंड दे विल कम आउट. सो this is
inertia of rest. Now, moving ahead to the next one, that is inertia of motion. I hope inertia of rest आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए और मुझे 2 लाइव एग्जाम्पल्स और ऐसे बताइए जहां पर आपको लगता है that it is the case of inertia of rest. That's your homework. Okay. Now the second kind of inertia is the inertia of motion. तो जैसे कि हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझा, बिल्कुल उसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन है. इट मींस कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और अपनी उसी स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, रेस्ट में नहीं आना चाहता. उसी स्टेट को मेंटेन करके रखेगा, सेम डायरेक्शन में, सेम स्ट्रेट लाइन में. कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाई जाए. तो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन. अब देखिए, जब इनर्शिया ऑफ मोशन है तो उसके भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होंगे. सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. Why does an athlete run some distance before taking a jump? ऐसा क्यों होता है कि जब एथलीट को एक लॉन्ग जंप लेना है, एक हाई जंप लेना है, तो वो कुछ डिस्टेंस रन करके आते हैं और उसके बाद जंप करते हैं? तो सीधा सा आंसर है इनर्शिया ऑफ मोशन. जब उन्हें इंक्रीज करना है अपना डिस्टेंस, जो रनर है, जो एथलीट है, जब उसको अपना डिस्टेंस इंक्रीज करना है तो वो क्या करता है? वो एक लॉन्ग लीप लेने के लिए थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप. क्योंकि अगर वो सीधे सीधे सोचिए आप जंप कर जाएं, एक जगह खड़े हैं और वहां से जंप करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि पूरी बॉडी उनकी मोशन में आई होगी? नहीं आई होगी. तो पूरी बॉडी मोशन में आ जाए, उसका इफेक्ट पूरा प्रॉपर आए, इसके लिए वो क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स रन करते हैं एंड देन दे टेक देयर लॉन्ग जंप. नेक्स्ट इज, व्हाई इज द लगेज टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस और द कार? आई होप नाउ आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो अनडाउटेडली जितना कंटेंट आपने देखा उसे देखकर लग ही गया होगा, मिल ही गया होगा. सबने ऑब्जर्व किया है कि बस के ऊपर या फिर जब भी किसी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है और जो लगेज है वो बस वगैरह के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या करते हैं? उसको रोप के थ्रू टाई कर लेते हैं. सो जस्ट अ सिंपल आंसर, because of inertia of motion. Examples और भी बहुत से हैं inertia of motion के, लेकिन this is your homework to find out and let me know the examples. मैंने सिर्फ यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो लाइव एग्जाम्पल्स आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी जगह पर इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट कर रहा है. तो इसका आंसर ढूंढते हैं. जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, कोई भी व्हीकल मूव कर रहा था, उस समय जो लगेज था दैट वाज आल्सो इन मोशन. लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट मोड में आया, क्या सारे जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर थे, हम हों या ऑब्जेक्ट्स रखे हों या लगेज हो, क्या वो भी रेस्ट में आ जाते हैं? तुरंत नहीं आते हैं. वो अपनी उसी मोशन वाली स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, कर नहीं पाते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, और इसीलिए क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर सकता है. तो वो नीचे ना गिरे इसलिए उसको रोप से टाई करके रखा जाता है. लेकिन अगर हम बैठे हैं अंदर और सडनली ब्रेक लगता है, स्टॉप होती है कार, तो हम गिरते हैं. लेकिन इस बार हम कहां गिरते हैं? आगे की तरफ, नॉट एट बैक. बैकवर्ड नहीं गिरते हैं. बैकवर्ड कब गिरते हैं? जब वहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी पर.
और जब हमारी बॉडी पर इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट कर रहा है उस समय हम कहां गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। तो यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल और इलस्ट्रेट किए हैं आपके लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का इनर्शिया है दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 2 चीजें तो हमने ले ली कि रेस्ट में था ऑब्जेक्ट या मोशन में था तो उस पर इनर्शिया एक्ट कर रहा था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करके रखना चाहेगा, डोंट वांट टू चेंज द डायरेक्शन, then also inertia is acting there which is known as inertia of direction. By mistake यहाँ नीचे rest लिखा हुआ है, this is inertia of direction. Okay, आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड व्हर्लिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इफ लेफ्ट गोज टेंजेंशियली। तो इसका एग्जाम्पल है, आपने कभी अगर एक पत्थर को या किसी स्टोन को किसी धागे के साथ बांधा और ऐसे गोल गोल घुमाया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा उसकी मोशन कौन सी है, वो एक हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, व्हर्ल कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस स्ट्रिंग को रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, रिलीज करते ही वो स्टोन बिल्कुल सीधा जाता है, जिसको कहते हैं हम टेंजेंशियली। टेंजेंशियली वो सीधा चला जाता है। ये हर उस जगह होगा जहां पर भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से घूम रहा है, इन अ सर्कुलर डायरेक्शन घूम रहा है। तो वहां पर जब आप उसको रिलीज कर देते हैं, जिस भी जगह से आपने उसको टाई कर रखा है, तो वो किस तरीके से जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, गोल गोल रखना चाहता है, जो वो रख नहीं पाता और फाइनली वो सीधा चला जाता है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, नाइफ या सिजर को शार्प करने वाले जो होते हैं, अगर आपने देखे हो, ऑब्जर्व किए हो, तो उनके साइकिल वगैरह पर एक व्हील लगा होता है जिसके थ्रू वो उसको शार्प करते हैं। और जब वो उसको शार्प करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपने देखा उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं, एंड दोज स्पार्क्स दे ऑल्सो गो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। वो व्हील गोल गोल घूमता है, लेकिन जो स्पार्क्स हैं वो स्ट्रेट टेंजेंशियली जाते हैं। इसी तरीके का और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, व्हेन यू बर्न द फायर क्रैकर्स, दिवाली पर जब आप पटाखे चलाते हैं, चक्री वगैरह चलाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके जो स्पार्क्स हैं वो भी टेंजेंशियली जाते हैं। अगर नहीं किया है तो इस बार दिवाली पर जब चक्री वगैरह चलाएंगे, ऑब्जर्व इट एंड किससे रिलेट करेंगे, आप भूलेंगे नहीं अब इस चीज को, दैट विच इनर्शिया इज एक्टिंग देयर, दैट इज inertia of direction. So I try to bring all such live examples जिनसे कि आप खुद को रिलेट कर सके, चीजें मेमोराइज कर सके। And now the last topic of the video is momentum. तो मोमेंटम क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी को, जिस भी वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही है, अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर दें, उनको प्रोडक्ट कर दें, तो जो एक हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो किस किस का है, मास और वेलोसिटी का है, एंड वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यू माइट हैव ऑब्जर्व कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ी कम स्पीड से चल रहा है, जिसकी वेलोसिटी कम है, और एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत तेज वेलोसिटी से चल रहा है, अगर दोनों में से मुझे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को रोकना है, तो मुझे कौन से वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा अप्लाई करना होगा? सोचिए, बताइए मुझे अपने कमेंट्स में,
क्योंकि ये टॉपिक अभी और आगे कंटिन्यू होगा लेकिन अगले वीडियो में। Till then, do not forget to answer all my questions which I have asked at different places in the video. Do like, subscribe and share with your friends and stay tuned with Empire Tutoring. Bye-bye. Click below to subscribe and watch more videos.